everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। इसमें हमने 7 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं। फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 8 जो कि है कंट्रोलिंग। आई होप आप सभी ने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस मैं इस चैनल पे पढ़ाने वाली हूँ, सो कोशिश करिएगा कोई भी वीडियो स्किप ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक कंट्रोलिंग चैप्टर में 3 वीडियोस आ चुकी हैं, जिसमें पहला हमने जाना कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, फिर हमने जाना इसका इंपॉर्टेंस और इसकी लिमिटेशंस के बारे में। लेकिन ये तीनों ही वीडियोस में कंट्रोलिंग शब्द जितनी बार इस्तेमाल हुआ है उतनी बार इस्तेमाल हुआ है प्लानिंग शब्द भी, विच शोज प्लानिंग और कंट्रोलिंग शब्द में कोई ना कोई अटूट बंधन तो जरूर है। तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में ही बात करने वाले हैं। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। यहां देखिए, ये जो बच्चा आपको यहां दिखाई दे रहा है इसका नाम है देव। देव के आने वाले हैं एग्जाम्स, जिसके लिए कर रहा है प्लानिंग। ये प्लान कर रहा है कि मुझे कितने मार्क्स लाने हैं, कितनी पढ़ाई करनी है, कैसा टाइम टेबल सेट करना है, कौन कौन सी बुक से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। तो प्रॉपर प्लानिंग हो रही है यहाँ पे एग्जाम्स को लेके। अब सोच में इसने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने आप को एक टारगेट दूं, क्यों ना मैं अपने आप को एक स्टैंडर्ड सेट करके दूं कि मुझे इतना तो रीच करना ही करना है, इतना तो अचीव करना ही करना है। तो इसने अपने आप को टारगेट दिया 95% का। इसका सोचना यह था कि नेक्स्ट एग्जाम में मैं इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाई करूंगा कि मिनिमम मेरे 95% तो आए ही आए। यहां क्या हो रहा है, यहां टारगेट सेट हो रहा है, यहां स्टैंडर्ड सेट हो रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि वाई 95% ओनली। सोचने को तो ये कुछ भी सोच सकता था, 59 सोच सकता था, 60 सोच सकता था, 80 सोच सकता था, बट वाई 95? ऐसा एक फिगर इसके दिमाग में क्यों आया? उसका आंसर ये है कि प्रीवियस ईयर्स में इसने जो अपनी परफॉर्मेंस देखी है, प्रीवियस एग्जाम्स में जो इसने अपनी परफॉर्मेंस देखी है, वो ऐसे देखी है कि यूजुअली 90 to 95% ही लाता है हर बार। जैसे लास्ट एग्जाम में देखा जाए तो 93% लाया था। तो इसको पता है कि ये ऐसा स्टूडेंट है जो 90 to 95 की ब्रैकेट में आराम से कवर होता है, इसलिए इसने अपने आप को 95% का टारगेट दिया है। यहां आपको 2 चीजें समझने की जरूरत है। क्या क्या? पहली ये कि इस तरफ ये कर रहा है फ्यूचर की प्लानिंग। क्या कर रहा है? फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है। अभी इसको 95% मिले नहीं है, ये अचीव करना चाहता है। कब करना चाहता है? फ्यूचर में करना चाहता है। तो ये किस तरफ देख रहा है? ये आगे की तरफ देख रहा है। बट वहीं पे ये आगे की तरफ के लिए जो टारगेट सेट कर रहा है, उसके लिए इंस्पिरेशन कहां से ले रहा है? अपने पास्ट से ले रहा है, अपनी हिस्ट्री से ले रहा है कि ये कितना परसेंटेज यूजुअली अटेन करता है। तो इसके लिए ये किस तरफ देख रहा है? पास्ट की तरफ देख रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक तरफ फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है, लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए ये पास्ट में जाके अपनी परफॉर्मेंस को देखता हुआ नजर आ रहा है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि अभी प्रेजेंट में खड़े खड़े ये फ्यूचर के बारे में भी प्लानिंग कर रहा है और अपने पास्ट से भी इंस्पिरेशन ले रहा है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा हाँ, यहां हो क्या रही थी? यहां प्लानिंग हो रही थी। अब आ जाइए यहां पे। यहां अगेन देव है, लेकिन ये इस बार प्लानिंग नहीं करके बल्कि मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन जिससे नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होती है, कंट्रोलिंग कर रहा है। अब ये कंट्रोलिंग में करेगा क्या? हम कंट्रोलिंग में क्या करते हैं? अभी तक आपने 3 वीडियोस देख ली हैं, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना कि कंट्रोलिंग में होता क्या है। कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड्स के साथ। जो आपने टारगेट सेट किया था, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था, उसको आप मेजर कर रहे हो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ।
और देख रहे हो कि क्या कोई डेविएशन आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उस डिफरेंस को फिक्स कर रहे हो, सिंपल सी बात। सो यहां ये बैठा है कंट्रोलिंग करने के लिए। इसने अपने लिए टारगेट कितना सेट किया था, अभी हमने पढ़ा 95% का किया था, तो इसका टारगेट क्या है 95%। अब जानते हैं कि इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी की हुई। इसने अचीव किया है 94%। सोचा कितना था 95, पहुंचा कितने तक 94 तक, मतलब 1% कम रह गया। सो 1% बहुत ज्यादा भारी डेविएशन नहीं है, तो चल जाएगा इतना। लेकिन ये डेविएशन आई कैसे, जब हमने एक्चुअल को कंपेयर किया किसके साथ, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था। इतना समझ में आया। अब दूसरी तरफ से सोचना, इसको इस बार 94% मिला है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में इसका लास्ट एग्जाम था, इसके बाद भी इसके एग्जाम्स आएंगे, उन एग्जाम्स के लिए भी ये प्लानिंग करेगा। उस टाइम पे ये 94% को अपना बेस मानेगा कि मैंने पिछले साल में इतना कवर किया था, तो मैं अगले साल कितना कर सकता हूं, वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब ये अपना टारगेट सेट कर रहा होगा, तो इसका जो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस था इस बार, वो काम आएगा इसके लिए अगली बार का टारगेट सेट करने के लिए। शॉर्ट में बोलूं तो बेसिकली फ्यूचर में जितने भी टारगेट्स इसको अपने लिए सेट करने हैं, उसके लिए हमेशा इंस्पिरेशन ये किससे लेगा, अपनी पास्ट परफॉर्मेंसेस से लेगा। भाई एक बच्चे को पता है मेरी क्षमता ही 60% की है, मेरे हर बार 60% ही आते हैं या उससे कम ही आते हैं, तो वो अपने लिए 95 का टारगेट तो नहीं सेट करेगा ना। 95 का टारगेट वो कब सेट करेगा, जब उसे पता है कि वो 92, 93, 94 इतना अचीव कर लेता है। तो इसने 94 तो अचीव कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम के लिए टारगेट कितना सेट करेगा, जितना भी 94 के आसपास उसको ठीक लगेगा उतना करेगा। अब यहां अगेन आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहली चीज ये कि ये कंट्रोलिंग कर रहा है, एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर रहा है, काइंड ऑफ अपनी परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम कर रहा है। तो ये बैकवर्ड में देख रहा है, मतलब पास्ट में देख रहा है। ये सारी इवेंट्स हो चुकी हैं, टारगेट 95% सेट हो गया था, 94% इसने अचीव कर लिया है, उसके बाद ये एनालाइज कर रहा है कि भैया कितना डेविएशन आया, तो काइंड ऑफ ये पास्ट में जाके एनालिसिस कर रहा है। तो प्रेजेंट में खड़े होके ये पास्ट का सोच रहा है। वहीं पे जो रिजल्ट्स इसको मिले हैं, उसकी वजह से ये नेक्स्ट टाइम के लिए टारगेट सेट कर पाएगा। वो क्या होगा, वो फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। तो अगेन प्रेजेंट में खड़े होके पास्ट का भी देख लिया इसने, फ्यूचर का भी देख लिया। अब ये जो राम कथा तुमने इतनी देर से सुनी है मेरी, इससे तुम्हें क्या समझ में आया? इससे तुम्हें समझ में आनी चाहिए थी ये दो चीजें, कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम आगे की सोच रहे होते हैं, फॉरवर्ड वे में सोच रहे होते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन टारगेट सेट करने के लिए हमेशा हम अपने पुराने रिजल्ट्स देखते हैं, तो हम बैकवर्ड होके भी सोच रहे होते हैं, पास्ट में जाके भी सोच रहे होते हैं। वहीं पे कंट्रोलिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हम पूरा पोस्टमार्टम करते हैं पास्ट इवेंट्स का, पूरा कंट्रोल सिस्टम एस्टेब्लिश करके कंपैरिजन करके डेविएशन फाइंड करते हैं पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं उसका। तो अगेन यहां पे हम बैकवर्ड वे में देख रहे होते हैं। लेकिन इन रिजल्ट्स को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट टाइम की प्लानिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम फ्यूचर वे में सोच रहे हैं, फॉरवर्ड वे में सोच रहे हैं। तो प्लानिंग की बोलो या कंट्रोलिंग की बोलो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट दोनों ही होती है। एक पॉइंट तो ये समझना था आपको यहाँ पे। दूसरा पॉइंट आपको जो यहां समझना चाहिए था वो ये है कि प्लानिंग कंट्रोलिंग के ऊपर डिपेंडेंट होता है और कंट्रोलिंग प्लानिंग के ऊपर डिपेंडेंट होता है। कैसे? अगेन सेम वे में, कंट्रोलिंग आप तभी कर पाएंगे ना जब आपके पास टारगेट्स होंगे, जब आपके पास स्टैंडर्ड्स होंगे जिससे आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होंगे।
ये टारगेट्स और स्टैंडर्ड्स कहाँ सेट होते हैं? ये प्लानिंग में सेट होते हैं। वहीं पे प्लानिंग जब आप करते हैं तो आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, नो डाउट, लेकिन आप इंस्पिरेशन कहां से ले रहे हैं? पुरानी कंट्रोलिंग से ले रहे हैं। तो प्लानिंग में आप जितना भी टारगेट सेट करते हो वो आप प्रीवियस परफॉर्मेंस को देख के करते हो, प्रीवियस कंट्रोलिंग के रिजल्ट को देख के करते हो। तो यहां पे प्लानिंग करने के लिए कंट्रोलिंग मददगार हो रहा है। तो कंट्रोलिंग हुई प्लानिंग की मदद से, प्लानिंग हुई कंट्रोलिंग की मदद से, तो इन दोनों के बीच में बन गया ना एक रिश्ता। अब यहां मैंने आपको क्यों बोला कि दो चीजें समझने वाली थी? क्योंकि दो सेंटेंसेस हैं। पहला ये है कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच में रिलेशनशिप होता है। क्या रिलेशनशिप होता है? कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा आधा अधूरा है, क्योंकि वो बोलता है कि प्लानिंग का मतलब है फ्यूचर में जाना, कंट्रोलिंग का मतलब है पास्ट में आना। तो यहां मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे दोनों में ही बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों मूवमेंट्स होती हैं, फ्यूचर पास्ट में जाना दोनों होता है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट मैं आपको बोल रही हूं वो अधूरा है, वो आधा है। ठीक है, चलो यहां देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट सेज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। इन दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता है। A system of control presupposes the existence of certain standards. These standards are provided by planning. एक कंट्रोल सिस्टम एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं। वो स्टैंडर्ड्स कहाँ सेट होते हैं? वो प्लानिंग में सेट होते हैं। इफ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट इन एडवांस, मैनेजर्स हैव नथिंग टू कंट्रोल। अगर स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगी। तो अगर प्लान नहीं हुआ तो कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोलिंग ऑन द अदर हैंड चेक्स वेदर डिसीजंस हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू डिजायर्ड एक्शन। कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है कि क्या जो डिसीजन हमने प्लानिंग में लिए थे वो डिजायर्ड एक्शंस में कन्वर्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। वहीं पे जो स्टेटमेंट मैं आपको बोल रही थी जो आधी अधूरी है वो ये है कि प्लानिंग इज लुकिंग अहेड व्हाइल कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। ये स्टेटमेंट है जो कि पार्शली करेक्ट है, मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हैं आधी अधूरी है। ये बोलते हैं प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर, प्लान्स फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं तो इसलिए इसे फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बोला जाता है। On the contrary, controlling is like postmortem of past activities. Controlling का मतलब होता है पुरानी एक्टिविटीज का postmortem करना, तो ये backward looking होते हैं। However, it should be understood that planning is guided by past experiences. लेकिन ये भी एक सत्य है कि प्लानिंग हमेशा past experience से guided होती है, तो इस वजह से हम इसे backward looking भी बोल सकते हैं। And corrective action initiated by control function aims to improve future performance. Controlling हमेशा future की performance को improve करने के बारे में सोचती है, इसलिए इसको forward function भी बोलते हैं। इसलिए जो सही स्टेटमेंट होगी वो ये होगी, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग भी हैं, बैकवर्ड लुकिंग भी हैं। ठीक है, आई होप आपको इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विद दैट, अगर आपको 12th क्लास के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप इंक्वायर कर सकते हैं व्हाट्सएप वाले नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। नोट्स पेड रहने वाले हैं। एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।